आप सभी बच्चों को बहुत बहुत नमस्कार है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लक्ष्य के लिए समर्पित होंगे। भाई, आप लोगों से बड़ा ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा सेशन को लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें और अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि शेयर करेंगे तो बच्चों तक कल ना के बात पहुंचेगी। और चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब करें, चैनल को प्रमोट करें। ये थोड़ी सी आप लोगों से कह सकते हैं कि एक हम्बल रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूं, क्योंकि बड़ी मेहनत के साथ क्लास लेना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग जो है हिस्ट्री से रिलेटेड, और दूसरी बात मैं बार बार कहता हूं कि जो भी बच्चा यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है, जान लगाकर कुल मिला के मैं उसके साथ मेहनत करूंगा। नेट जीआरएफ जरूर निकलेगा, ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूं। साथ में जो बच्चा पीजीटी की तैयारी कर रहा है, बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहा है, किसी भी ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा है, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहा है, सबके लिए बेनिफिशियल है। लेकिन फिर मैंने कहा यूजीसी नेट यहां पर ही निकलेगा, ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूं। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा इस सेशन के साथ जुड़ें और हम लोग अपनी बातों को शुरू करते हैं। यहां पर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन के लेवल को धीरे धीरे मैं बढ़ाऊंगा, लेकिन अभी मैं शुरुआती दौर में हूं, इसीलिए थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल नहीं बढ़ा रहा हूं। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि किस स्थल के को हड़प्पा व्यापार का चौराहा कहा जाता है। हड़प्पा व्यापार के चौराहा की बात करता है कि किसे कहा जाता है, कि हड़प्पा व्यापार का चौराहा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा जल्दी से प्रश्न का जवाब देते जाइए कि हड़प्पा व्यापार का चौराहा किसे कहते हैं। देखिए, लोथल की बात आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। यह एक बहुत बड़ा बंदरगाह है, यानी एक तरह से बंदरगाह है। यहां से डॉकयार्ड का साक्ष्य मिल रहा है। डॉकयार्ड भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं गोदीबाड़ा भी कह सकते हैं, गोदीबाड़ा, ठीक है ना। और इस तरह से यह भोगवा नदी के तट पर है, भोगवा नदी के तट पर है, ये आप जानते ही हैं। और एक बहुत बड़ा व्यापारिक सेंटर है। कौन सा है ये? व्यापारिक नगर है। इस पर कभी मैं अलग से आप लोगों, और देखिए एक चीज बताऊं, मैंने हर टॉपिक पर अपने चैनल पर वीडियो डाल रखा है। लोथल पर अलग डाल रखा है, कालीबंगा पर अलग डाल रखा है, उनको देखिए आप लोग जाकर। मेरा कहने का मतलब है कि आप बहुत से वीडियो मेरे डले हुए हैं, आप लोग जरूर देखें। तो यहां पर बात करते हैं हड़प्पा। अब यहां पर हड़प्पा की बात कर सकते हैं, तो इसको हड़प्पा को गेटवे ऑफ सिटी कहते हैं, क्योंकि 1921 में सबसे पहले जब दयाराम साहनी इसकी खुदाई कर रहे हैं, तो यहीं से कुल मिला के पूरे इंडस वैली की जानकारी मिलती है। तो हड़प्पा को एक शब्द कहा जाता है गेटवे सिटी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इसको गेटवे सिटी भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अगर प्रश्न आता है कि चन्हुदड़ो, तो ये ध्यान रखना बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल सेंटर है, औद्योगिक कुल मिला के, यानी कि यहां पर बड़े औद्योगिक केंद्र है। औद्योगिक केंद्र क्यों है? क्योंकि यहां पर बड़े पैमाने पर उद्योग लग रहे हैं। यहां पर मनके बनाने का कारखाना है, मनके बनाने का कारखाना है, यहां पर खिलौना निर्माण का केंद्र हो रहा है, यहां पर बहुत सी बातें हैं। चन्हुदड़ो एक ऐसा नगर है जो घिरा हुआ नहीं है, बाउंड्री वॉल नहीं है। सिंधु सभ्यता के सभी नगर कुल मिला के चार दीवारी से घुरे हुए हैं, जिनको हम इंग्लिश में सीटाडेल कह सकते हैं, गढ़ी कह सकते हैं। लेकिन चन्हुदड़ो एक ऐसा अपवाद है जो चारों तरफ से बाउंड्री वॉल नहीं है, सीटाडेल नहीं है, गढ़ी इसके चारों तरफ नहीं है। मैंने अभी कहा कि इस प्रकार से इसको सिंधु सभ्यता का या भारत का शेफील्ड कहा गया है। क्या कहा गया है? इसको भारत का शेफील्ड भी कहते हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल सेंटर हुआ करता था। लोथल मनके बनाने का कारखाना यहां पर भी मिल रहा है, लेकिन ये व्यापारिक सेंटर है। दुनिया के जहाज आते हैं और जाते हैं, लेकिन यहां पर इंडस्ट्रियां हुए हैं, यहां पर बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन हो रहा है। महिलाओं के सौंदर्य सामग्री जो भी है साहब चन्हुदड़ो में मिल रहा है। अरे महाराज कहाँ हैं? लिपस्टिक भी मिल रहा है, तो आप लिपस्टिक की चिंता कहाँ कर रहे हैं? मिल रहा है। लेकिन मैंने कहा कि हड़प्पा व्यापार का चौराहा तो सुतका गंडोर को कहते हैं। ये डी ऑप्शन सही है। सुतका गंडोर सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पश्चिमी स्थल है, ध्यान रख लेना। और कहीं ना कहीं ये सुतका गंडोर ये दाश्क नदी के मुहाने पर है। किस नदी के? दाश्क मुहाने। फिर वो क्वेश्चन पूछेगा कहां पर है, तो बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान इस समय कहां पर है? तो ईरान के पास है। तो प्रश्न आएगा सिंधु सभ्यता का कौन सा केंद्र या कौन सा स्थल ईरान की सीमा पर था? तो ये ईरान की सीमा पर भी है, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो सुतका गंडोर को हड़प्पा व्यापार का चौराहा भी कहते हैं, सबसे पश्चिमी स्थल है। यहां पर इस तरह के प्रश्न
बिल्कुल भी पूछे जा सकते हैं। ईरान की सीमा पर स्थित है, तो यहां पर सुत का गैंडोर है। सबसे बेस्ट यहां पर प्रश्न बन भी सकता है, जैसे सबसे नॉर्थ की बात कर लेते हैं तो ये जम्मू है। जम्मू का कौन सा है? मांडा है। ये प्रश्न आएगा कौन सी नदी के तट पर है? तो चिनाब नदी के तट पर। सबसे पूर्वी स्थल ईस्टर्न की बात करते हैं तो आलमगीरपुर कहां पर है? मेरठ यूपी में है आलमगीरपुर। कौन सी नदी के तट पर है? तो हिंडन नदी के तट पर है। हिंडन ड है हिंडन नदी के। सबसे दक्षिणी स्थल कुल मिला के दायमाबाद है। कौन सा है? दायमाबाद है। दायमाबाद प्रवरा, गोदावरी की सहायक प्रवरा नदी के तट पर। यहां से ध्यान रखना, दायमाबाद से कांसे का रथ मिल रहा है। दायमाबाद से क्या मिल रहा है? तो यहां कांसे का रथ मिलता है। ये सबसे पश्चिमी तो मैंने कहा बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान का कुल मिला के सुत का गैंडोर जो दाश्क नदी के तट पर है, जिसे हड़प्पा व्यापार का चौराहा भी कहते हैं। तो यहां पर डी ऑप्शन सही होगा। और आगे बढ़ जाते हैं। ऋग्वेद में किसे शपथ एवं प्रतिज्ञा का देवता कहा गया है? यह कह रहा है कि ऋग्वेद में किसे शपथ और प्रतिज्ञा का देवता कहते हैं। यह भी आप लोगों को बताना पड़ेगा कि किसे शपथ और प्रतिज्ञा का देवता कहा जाता है। ये मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम है, ये आप लोगों को बताना पड़ेगा कि किसे शपथ और प्रतिज्ञा का देवता कहते हैं। आप लोग क्वेश्चन का जवाब जल्दी जल्दी मुझे देते रहिए कि किसे ऋग्वेद में शपथ और प्रतिज्ञा का देवता कहते हैं, किसे क्या क्या कहते हैं। ये सब चीज़ें तो महाराज आप ही लोग बता पाएंगे कि किसे क्या क्या कहा गया है। जल्दी से प्रश्न का जवाब कहीं ना कहीं आप लोग देते रहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, तो इसे शपथ या प्रतिज्ञा का देवता किसे कहते हैं? बहुत अच्छी बात है। देखिए, अगर आते हैं कि ऋग्वेद का सबसे प्रमुख, ये ध्यान रख लेना कहीं प्रश्न आ जाता है कि ऋग्वेद में दिख रहा है ना, हाँ क्वेश्चन दिख रहा है, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता, तो सबसे प्रमुख तो इंद्र है, और इंद्र को पुरंदर कहा जाता है। ये ध्यान रखना, इंद्र को क्या कहते हैं? पुरंदर कहते हैं। इनको कुल मिला के कहीं ना कहीं ध्यान रखना, गोपति भी कहीं कहीं कहा गया है। गोपति इंद्र सबसे प्रमुख है। इनको सोमपा भी कहा गया है, सोमरस का पान करने वाला सोमपा भी कहा जाता है। और सबसे ज्यादा 250 सूक्त इनके ऊपर है, ठीक है ना। दूसरे प्रमुख देवता अग्नि है। तो अग्नि की बात अगर कर लेते हैं तो अग्नि जो है ऋग्वेद का दूसरा प्रमुख देवता, जिसे मध्यमा कहा जाता है। मध्यमा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यजमान कहीं ना कहीं अग्नि के देव के माध्यम से अपनी हवि को, अपनी स्तुति कहां पर? देवताओं तक कर रहा है, तो इससे मध्यमा भी कहा जाता है। इसको ध्यान रखना, इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। इस पर 200 सूक्त हैं। कितने सूक्त हैं? तीसरा जो है वरुण, वरुण की बात कर लेते हैं तो इनको जल या समुद्र का देवता कहा जाता है। जल या समुद्र का देवता कहा जाता है, यह भी आपसे पूछा जाएगा। इन पर 33 सूक्त हैं। कितने सूक्त हैं? तो जल या समुद्र का देवता। यहां क्वेश्चन पूछेगा है, वरुण को और किस नाम से जाना जाता है? वरुण को प्राकृतिक संतुलन का रक्षक भी कहा जाता है। ऋत, ऋत का मतलब है नैतिक व्यवस्था का रक्षक, यानी इनको नैतिक व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। इसका मतलब क्या है कि यदि कोई गड़बड़ करोगे तो तुमको वरुण देवता पनिशमेंट करेंगे, इसीलिए गलत चीजें मत करो। नैतिक व्यवस्था का संरक्षक, प्राकृतिक संतुलन का रक्षक, इसीलिए इनको ऋतस्य गोपा भी कहा जाता है। यानी कहीं भी पापियों को दंड देने वाला, अगर कोई पाप करते हो, गलत करते हो, तो करुणा के कौन देगा दंड? तो वरुण देंगे। तो इनको ऋतस्य गोपा भी कहा जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। हमारे जो आर्य हैं उन्होंने, भारत के आर्यों ने क्या लिखा है? तो ऋग्वेद लिखा है, ठीक है, ऋग्वेद लिखा है। और जो आर्यों की शाखा ईरान चली गई थी, यानी ईरानी आर्यों का जो ग्रंथ है, ईरानी आर्यों ने अपना ग्रंथ जिंद अवस्था लिखा है। क्या लिखा है? जिंद अवस्था लिखा है। तो जिंद अवस्था में एक देवता है अहुर मजदा। कौन है? अहुर मजदा। अहुर मजदा का वही काम है, यानी ये भी प्राकृतिक संतुलन या नैतिक व्यवस्था के संरक्षक हैं, और हमारे यहां भी कुलना के वरुण जो हैं ये नैतिक व्यवस्था के रक्षक हैं। तो दोनों को कुलना के सेम किया जाता है। इसीलिए प्रश्न आता है कि जिंद अवस्था में जो देवता अहुर मजदा हैं, ऋग्वेद में कौन से देवता उसके समकक्ष हैं, यानी उनके जैसा काम कर रहे हैं? तो यहां पर वरुण है। लेकिन ये कह रहा है शपथ और प्रतिज्ञा का देवता किसको कहा जाता है? तो इसको मित्र को कहा जाता है। मित्र को क्या कहते हैं? मित्र को शपथ या प्रतिज्ञा का देवता कहते हैं। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ये ऑप्शन है। आगे बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि ऋग्वैदिक समाज में प्रचलित थी, यानी ऋग्वैदिक समाज में क्या प्रचलित थी? क्या नियोग प्रथा प्रचलित थी? विधवा पुनर्विवाह प्रचलित था? अंतरजातीय विवाह प्रचलित था?
कहीं ना कहीं अब देखिए हम लोग यहां पर बात थोड़ा सा समझ लेते हैं। नियोग प्रथा बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी महिला के स्टेटस का सिंबल क्या होता है? मान लीजिए किसी महिला की शादी हो गई, साल 2 साल बाद उसके बच्चा जन्म नहीं लेता है तो कानाफूसी घर में ही शुरू हो जाती कि क्या बात है। तो इस तरह से इसी स्थिति में अगर मान लीजिए कोई पुरुष बच्चा नहीं जन्म पैदा कर पा रहा है, यानी किसी पत्नी के साथ रहता है नहीं पैदा हो रहा है, या उस पत्नी के पति की डेथ हो गई है, दोनों ही स्थिति हैं। यदि पति मर गया है तो भी हो सकता है, और पति जिंदा है यदि वो बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं है, इस स्थिति में भी वह महिला अपने पति और अपने परिवार, पति के परिवार के लोगों की सहमति से रिश्ते में जो कुल मिला के उसका देवर लगता है उससे शारीरिक संबंध बनाकर किसी पुत्र को जन्म दे सकती थी। और वो जो पुत्र जन्म लेगा उस पुत्र का कुल मिला के पिता वही सामाजिक पिता होगा जिससे उस स्त्री की शादी हुई थी। यह ध्यान रख लेना। यह प्रक्रिया सिर्फ 3 बार दी जाएगी, यानी कि वो उस पुरुष जिससे संबंध बनवाया जा रहा है वो 3 बार ही उस महिला से संबंध बनाएगा और उन 3 बारों में ही वो प्रेग्नेंट हो जानी चाहिए। इस तरह का कहीं ना कहीं भाव इसमें देखने को मिलता है। ये नहीं कि कुल मिला के एक मौका मिल गया तो अब बराबर शुरू कर दिया प्रोग्राम, ऐसा नहीं हो सकता है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। और वो जो जन्म लेगा वो कुल मिला के पिता जो सामाजिक पिता है वही पिता माना जाएगा। इस प्रकार से नियोग प्रथा अपने आप में भारत में ऋग्वैदिक व्यवस्था में देखने को मिलती है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। नियोग से उत्पन्न जो संतान होते थे जो उनको क्षेत्रोजस कहा जाता था, क्षेत्रोजस या कहीं क्षेत्रस भी कह दिया गया है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। कहीं ना कहीं ऋग्वैदिक समाज में क्या विधवा पुनर्विवाह था? बिल्कुल, विधवाओं का विवाह हो रहा है। ऋग्वैदिक समाज एक ऐसा समाज है जहां पर किसी भी प्रकार की सामाजिक कुरीति हमें देखने को नहीं मिलती है। यहां पर जाति का जो निर्धारण हो रहा है वो कर्म पर आधारित है। किस पर आधारित है? कर्म पर, जन्म पर नहीं है। उत्तर वैदिक काल में आप चले जाएंगे तो जन्म आधारित व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन ऋग्वेद में जब आते हैं तो वो कर्म आधारित व्यवस्था देखने को मिलती है। यहां वर्ण शब्द आया है ऋग्वेद में, लेकिन 2 अर्थों में आया है। या तो रंग के अर्थ में आया है या व्यवसाय चयन के अर्थ में आया है। व्यवसाय चयन, तो यहां ध्यान रखना, व्यवसाय के चयन, इसका मतलब यह है कि जाति का निर्धारण जन्म से नहीं कर्म से हो रहा है। यहां पर विधवा पुनर्विवाह हो रहे हैं, अंतरजातीय विवाह हो रहे हैं, क्योंकि ध्यान रख लेना, मैं बार बार कहता हूं, पूरे 1500 से लेकर 1000 बीसी के बीच में जो ऋग्वैदिक काल है उसमें कहीं पर भी शूद्र शब्द की चर्चा नहीं मिल रही है। कई बार कहा जाता है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द की चर्चा है, लेकिन वो 10वां मंडल उत्तर वैदिक काल में लिखा जा रहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसीलिए शूद्र शब्द यहां पर नहीं है, यानी सभी लोगों का कुल मिला के उपनयन भी हो रहा है, सभी लोगों के साथ समानता हो रही है, दासों के साथ भी भली भांति अच्छा व्यवहार किया जा रहा है। महिला योद्धा हो रही हैं, बिल्कुल कुल मिला के विश्वपला की बात हम कर सकते हैं। विश्वपला इस समय की एक बहुत बड़ी महिला योद्धा थी जिसने युद्ध में भाग लिया, जिसका पैर कट जाता है तब कहीं ना कहीं अश्वनी कुमारों ने उसका नकली पैर लगाया है। इस काल की जो योग्य महिलाएं हैं, मनीषी महिलाएं हैं, विदुषी महिलाएं हैं, उसमें लोपा की बात कर सकते हैं, लोपा की बात कर सकते हैं, घोषा की बात कर सकते हैं, लोपा मुद्रा, घोषा, सिकता की बात कर सकते हैं, अपाला की बात कर सकते हैं, अपाला, विश्ववारा की बात कर सकते हैं, विश्ववारा की बात कर सकते हैं, शशि यसी की बात कर सकते हैं, शशि यसी, विश्वपला की बात कर सकते हैं जो युद्ध मैदान में भाग लेती है। तो यहां पर इस तरह से ये विदुषी महिलाएं हैं, जिसमें घोषा तो ऋग्वेद के मंत्रों को कुल मिला के कहने की लिख भी रही है, रच भी रही है। तो यहां पर चारों ही बातें सही है। समाज में क्या प्रचलित है, यानी चारों चीजें प्रचलित थी, ये ध्यान रख लेना, चारों ही बातें सही हैं। आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर क्वेश्चन क्या कहता है कि हर विलासम के लेखक कौन थे? तो ये क्वेश्चन कहता है कि हर विलासम के लेखक कौन है? अल्लासानी पेदना है, कपिलेंद्र हैं, दिनदिमा है या श्रीनाथ हैं? तो यहां पर विजयनगर के संदर्भ की बात होने लगी है, और विजयनगर के संदर्भ की जब बात हो रही है तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हर विलासम के लेखक कौन है। जल्दी से प्रश्न का जवाब देते जाइए, बहुत अच्छी बात आप लोग कर रहे हैं। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर हम इस हर विलासम की बात करते हैं तो यहां पर श्रीनाथ आपको देखने को मिल रहे हैं। कौन देखने को मिल रहे हैं? तो यहां पर ये श्रीनाथ देखने को मिलते हैं। और ये श्रीनाथ जो है ना, ये विजयनगर के शासक देवराय सेकंड के दरबार में रहते हैं। कह सकते हैं कि संगम वंश का ये संगम, क्योंकि ये ध्यान रखना विजयनगर में 4 राजवंश हैं, तो पहला वंश जो था संगम वंश था। तो ये प्रश्न आता है कि संगम वंश के सबसे महान
महान सम्राट कौन थे? तो संगम वंश के सबसे महान सम्राट जो थे वो कौन है? तो इस तरह से कुल मिला के कहीं कहीं देवराय सेकंड है। देवराय द्वितीय को इमाडी देवराय भी कहते हैं, गज बेटकर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इस देवराय सेकंड को प्रश्न कई बार पूछा गया है, इमाडी देवराय, तो इनको इमाडी देवराय भी कहते हैं, गज बेटकर भी कहते हैं। कभी भी प्रश्न आता है कि विजयनगर के किस शासक ने अपने कुलना के सेना में 200 तुर्क धनुर्धरों को भर्ती किया था? तो इन्हीं ने 200 तुर्क धनुर्धरों की भर्ती किया है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। देवराय सेकंड, ये ध्यान रखना, महानाटक सुधानिधि और ब्रह्मगुप्त के, ध्यान रखना यहां पर देवराय सेकंड की बात करते हैं तो इन्होंने महानाटक सुधानिधि की रचना किया है। सुधानिधि, महानाटक सुधानिधि की रचना करते हैं और एक प्रकार से ब्रह्मगुप्त के ब्रह्म सिद्धांत पर यह टीका भी लिखते हैं। यह भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। लेकिन मैंने अभी कहा कि हर विलासम के लेखक कौन है? तो हर विलासम के लेखक श्रीनाथ हैं। कौन है? जो इनके दरबार में रहा करते थे, एक बहुत बड़े विद्वान हैं। तो ये आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्लियर है मेरी बातें? तो यहां पर श्रीनाथ की बात कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अल्लाह सानी पेडना, ये अल्लाह सानी पेडना ध्यान रखना, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के दरबार में कृष्णदेव राय के अष्ट जो दिग्गज थे, अष्ट दिग्गज, तेलुगु के 8 महान जो विद्वान थे उसमें से एक थे अल्लाह सानी पेडना। यह भी आपसे पूछा जाएगा। दिन दिमा भी, ये ध्यान रखना, दिन दिमा भी एक प्रकार से कहीं ना कहीं देवराय सेकंड के दरबार में रहते हैं। देवराय सेकंड के दरबार में दिन दिमा भी रहते हैं और श्रीनाथ रहते हैं और दोनों के बीच में शास्त्रार्थ जब होता है तो उसमें श्रीनाथ की विजय हो जाती है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, श्रीनाथ की विजय हो जाती है, जिसके कारण से देवराय सेकंड ने श्रीनाथ को एक और उपाधि दे दी थी, कनकाभिषेक। क्या उपाधि दे दी थी? कनकाभिषेक की उपाधि दे दी थी। यह भी प्रश्न आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। और आगे बढ़ जाते हैं, यहां पर क्या क्वेश्चन कहता है इसको देख लेते हैं कि पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने फादर लुई को दूत बनाकर कहां भेजा है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कहां भेजा है। अगर यहीं पर बात कर लेते हैं तो देवराय प्रथम के दरबार में सबसे पहले विजयनगर आने वाला पहला यात्री कौन है? तो इटली का निकोलो क्वांटी है। ये कौन है? इटली का निकोलो क्वांटी। ये थोड़ा ध्यान रखना, इटली के निकोलो क्वांटी हैं जिसने विजयनगर में सती प्रथा की चर्चा किया है। किस प्रथा की? सती प्रथा की। देवराय सेकंड के समय में ईरान के शासक का राजदूत आता है जिसका का नाम है अब्दुल रज्जाक। तो अब्दुल रज्जाक कुल मिला के देवराय सेकंड के समय में आते हैं, यह भी आपसे पूछा जाएगा। कृष्णदेव राय के समय में बड़े बड़े कुल मिला के कहने के यात्री पुर्तगाली आए, जिसमें डोमिंगो पायस की बात कर सकते हैं, डोमिंगो पायस की बात कर सकते हैं। इसी प्रकार से डोमिंगो पायस, डुआर्ट बारबोसा की बात कर सकते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, डुआर्ट बारबोसा आते हैं। लेकिन ये कहता है कि पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने फादर लुई को दूत बनाकर कृष्णदेव राय के दरबार में भेजा था। किसके दरबार में? कृष्णदेव राय के दरबार में। क्योंकि आप यहां पर देखिए ना कि कुल मिला के कहने के पुर्तगाली लोग गोवा में हावी हो गए हैं और तुंगभद्रा के नीचे संपूर्ण पर कुल मिला के कहने के विजयनगर का कब्जा है। तो विजयनगर का शासक जो कृष्णदेव राय है वो अपने आप में बहुत मजबूत है और विशेष रूप से पुर्तगालियों के माध्यम से वो बाहर से घोड़े मंगाया करते थे। इसीलिए अल्बुकर्क नहीं चाहता है कि इनके साथ कोई गड़बड़ हो और इस तरह से अल्बुकर्क जो भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था, उसने फादर लुई को कृष्णदेव राय के दरबार में भेजा था। ये कृष्णदेव राय ध्यान रखना तुलु वंश के थे और आपको मालूम होना चाहिए कि जब भारत बाबर आता है तो उसने अपनी आत्मकथा लिखी है तुजुक बाबरी, जो तुर्की भाषा में है, और उसमें वो भारत का सबसे शक्तिशाली सम्राट कृष्णदेव राय को मानता है, जिनका शासनकाल कहीं न कहीं विजयनगर साम्राज्य का स्वर्ण काल के रूप में भी देखा जाता है। तो बहुत अच्छी बात है, यहां पर सी ऑप्शन होगा। और आगे बढ़ जाते हैं। विजयनगर में ग्राम प्रशासन, ये ध्यान रखना, विजयनगर में ग्राम प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो विजयनगर में ग्राम प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या है, जल्दी से बता दीजिए। यहां पर मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम है। अगर हम यहां पर न्यायंकार व्यवस्था की बात करते हैं तो ये विजयनगर की सैन्य व्यवस्था है। कौन सी है? ये सैन्य व्यवस्था है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। जैसे क्या होता है कि विजयनगर के जो शासक लोग थे वो कुल मिला के नायकों को, नायक लोगों को, नायक का मतलब है
सैनिक अधिकारी लोग होते थे, ये नायकों को जागीर दिया करते थे, जिसको अमरम कहते थे। क्या कहते थे? ये अमरम जागीर दिया करते थे। और अमरम जागीर का उपभोग जब नायक करते थे तो इसको अमर नायक कहा जाता था। अमर नायक, यही नायक या अमर नायक सम्राट को कहीं ना कहीं सैनिक मदद भी किया करते थे, क्योंकि उनको अमरम भूमि मिली हुई थी। और इसी संपूर्ण व्यवस्था को नायंकार व्यवस्था कहते हैं। यानी नायक लोगों को जागीर यानी अमरम देकर उनकी सेना का खर्च उनको दे दिया जाता था, और सम्राट को विपत्ति के समय ये नायक लोग अपनी सेनाओं के माध्यम से सम्राट की मदद करते थे। इस व्यवस्था को नायंकार कहते हैं। इसी प्रकार से अगर ग्रामीण प्रशासन में अगर देखते हैं तो ये ग्रामीण प्रशासन में 12 शासकीय कर्मचारियों का वर्ग है, कर्मचारियों का ये वर्ग है। और ये क्या है, इस तरह से ध्यान रखना, ये ग्रामीण प्रशासन से है। यानी विजयनगर में ग्रामीण प्रशासन के लिए 12 शासकीय लोगों का एक वर्ग होता था, शासकीय अधिकारियों का एक समूह होता था, वर्ग होता था, जो ग्रामीण प्रशासन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होता था। तो ग्राम प्रशासन में क्या है, तो ये आयंगार व्यवस्था है। ये भी आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा, यानी बी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं। विजयनगर में भू राजस्व को क्या कहा जाता था? तो विजयनगर में भू राजस्व को क्या कहते थे? अगर हम यहां पर प्रश्न पूछते हैं कि विजयनगर में भू राजस्व को क्या कहते थे, जैसे भू राजस्व विभाग की बात कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 58, ये 58 जो दिया है ये भू राजस्व विभाग है। ये क्या है? ये भू राजस्व विभाग है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और भू राजस्व शिष्ट था, यानी ए ऑप्शन सही होगा, जो उपज का 1/6 भाग होता था। उपज का कितना भाग होता था? तो 6 भाग होता था। इस प्रकार से ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अगर यहां पर एक बात कर सकते हैं, मान्या। तो मान्या में आप देखेंगे कि मान्या क्या है। अगर यहां पर मान्या कोई चीज है कि नहीं है, मान्या की बात कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, तो यहां पर मान्या के विषय में बता देते हैं। जो मान्या क्या है, जैसे अभी अपन ने ग्रामीण प्रशासन पढ़ा था ना, तो ग्रामीण प्रशासन में 12 आयंगारों के समूह को पढ़ा था। तो आयंगारों को प्रदत्त कुल मिला के कर मुक्त भूमि को मान्या कहते थे। यानी जो ये आयंगार लोग होते थे, जो ग्रामीण प्रशासन को संचालित करते थे, आयंगारों को प्रदत्त कर मुक्त भूमि, इसको क्या कहते थे? तो मान्या कहते थे। ये कहीं आ जाए कि मान्या किसे कहा जाता है, तो ये भी प्रश्न आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो इस तरह की थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ पर बहुत सी बातें हैं जो आप लोगों से पूछी जा सकती हैं, और मुझे भी आशा है कि आप लोग बहुत अच्छा समझ रहे होंगे। मैंने अभी कहा कि ये जो क्लासेज हैं वो यूजीसी नेट को टारगेट रखकर चल रही हैं। मैं आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई मेरे चैनल को थोड़ा सा आप लोग सब्सक्राइब करें, और ग्रुप में बच्चों को से ज्यादा देखिए, जैसे भाग है, तो ये भाग क्या है? ये भाग जो है कुल मिला के आप मौर्य काल में, गुप्त काल में देखते हैं। जैसे गुप्त काल में ही देख लिया था, तो ये भी भू राजस्व हुआ करता था। क्या हुआ करता? भू राजस्व होता था। तो यहां पर जो आंसर है वो कुल मिला के ए ऑप्शन सही होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। और आगे बढ़ जाते हैं। विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध स्वर्ण सिक्का क्या है? विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध स्वर्ण सिक्का क्या था? तो विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध स्वर्ण सिक्का जो था वो वाराह है। विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध स्वर्ण सिक्का कौन सा है? तो वाराह है। वाराह के साथ साथ देखिए, सबसे भारी या बड़ा सिक्का होता वो वाराह था। उसके बाद भी सिक्के थे, जैसे प्रताप था, फणम था, ये भी स्वर्ण सिक्के थे। जैसे प्रताप की बात कर लेते हैं, फणम की बात कर लेते हैं, ये भी क्या है? ये भी स्वर्ण सिक्के हैं, विजयनगर के ही सिक्के हैं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। चांदी का सिक्का क्या था? तो चांदी का सिक्का तार था। चांदी का सिक्का क्या है? तो तार है। तांबे का सिक्का क्या कहलाता है? तो तांबे का सिक्का जीतल कहलाता है। तो यहां ध्यान रखना, तांबे का सिक्का जीतल है, चांदी का तार्क है, सोने का प्रताप या फणन है, सबसे बड़ा सिक्का वाराह है, जो आंसर की डिमांड है। अगर निष्क की बात कर लेते हैं, तो निष्क आप ध्यान रखना, इसको जब हम लोग वैदिक काल पढ़ रहे थे तो वैदिक काल में हम लोगों ने बताया था ये गले की चैन हुआ करती थी, गले की माला, नहीं गले की चैन या माला कह सकते हैं। चूंकि इसको लेन देन में प्रयोग किया जाता था, इसीलिए इसको सिक्का सिक्का कहते हैं। यानी निष्क वैदिक काल में क्या था? एक प्रकार से सोने का सिक्का कह सकते हैं, लेकिन सिक्के का रूप में नहीं था, ये चैन के रूप में था, लेन देन में प्रयोग किया जाता था। चूंकि सिक्के के रूप में प्रयोग किया जाता था, इसलिए निष्क को सोने का सिक्का कहते हैं। लेकिन आंसर की डिमांड में सी ऑप्शन सही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल की बात कर लेते हैं मुगल काल में, तो जिस तरह से वाराह यहां पर सबसे प्रचलित, सबसे भारी सिक्का है, भारी
भरकम सिक्का है। इसी प्रकार से मुगल काल में, तो मुगल काल में भी एक सबसे भारी भरकम सिक्का था जिसका नाम था शंसब। क्या नाम था? शंसब, जो 101 तौले का था, 101 तौले का था। यानी मुगल काल का भी सबसे भारी सिक्का शंसब है, ठीक है ना। तो यहां पर आप लोगों को चीजें समझ में आनी चाहिए। यहां पर फिर क्वेश्चन क्या कहता है कि विजयनगर का सबसे मुख्य राजकीय उत्सव क्या है? तो विजयनगर का मुख्य राजकीय उत्सव आप लोग जानते ही हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मनोरंजन का साधन पूछेगा, मान लीजिए विजयनगर में मनोरंजन के साधन की बात कर लेते हैं, तो मनोरंजन के साधन के रूप में कुल मिला के छाया नाटक है, छाया नाटक जिसको बोमलाट कहा जाता है, यक्षगान है, मंच पर संगीत और कहीं ना कहीं वाद्य यंत्रों के सहारे से कुल मिला के अभिनय किया जाना, ये सभी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ध्यान रख लेना। जैसे मैंने अभी कहा कि एक प्रकार से विजयनगर में एक तरीके से मनोरंजन, अब यहां प्रश्न पूछा जाएगा मनोरंजन के साधन, तो मनोरंजन के साधन के रूप में अगर देखते हैं तो एक तो बोमलाट है। बोमलाट का मतलब क्या है? छाया नाटक, छाया नाटक, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इसी प्रकार से पूछेगा कि विजयनगर का एक प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो यक्षगान है। और यक्षगान में ध्यान रखना एक मंच पर संगीत और वाद्य यंत्रों के साथ कुलना के अभिनय किया जाता था, यानी एक प्रकार से सबसे यक्षगान, यक्षगान क्या है? प्रसिद्ध यहाँ का क्लासिकल कुलना के डांस है, जो संगीत और वाद्य यंत्रों के साथ, संगीत और वाद्य यंत्रों के साथ एक प्रकार से अभिनय, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, अभिनय या नृत्य, ये यक्षगान है। शतरंज भी यहां खेला जा रहा है, शतरंज भी यहां खेला जा रहा है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। लेकिन विजयनगर का मुख्य राजकीय उत्सव जो था वो महानवमी है। क्या है? तो यहां पर महानवमी, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, तो यहां पर अगर हम बात आगे करते हैं, मलिक तुजार यानी कहीं ना कहीं ख्वाजा जहां किसकी उपाधि थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मलिक तुजार किसकी उपाधि है, मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम है, आपको जल्दी से बताना पड़ेगा और इस तरीके से हम लोग ध्यान रखिएगा। देखिए मलिक तुजार की बात करते हैं तो यहां पर ध्यान रखना, आपने बहमनी साम्राज्य सुना होगा, बहमनी साम्राज्य, और ये बहमनी साम्राज्य जो है ना, ये 1347 में एमबीटी के समय में पूरे महाराष्ट्र के बेल्ट में कुलना के साम्राज्य की स्थापना होती है। यानी तुंगभद्रा नदी से ऊपर का जो क्षेत्र है, दक्कन का एरिया, वहां पर बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है। और बहमनी साम्राज्य के एक शासक है मोहम्मद शाह तृतीय। क्या नाम है? मोहम्मद शाह थर्ड। और मोहम्मद शाह थर्ड के समय में इनका जो प्रधानमंत्री था, जो बहुत योग्य है, उसका नाम था महमूद गवां। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि मोहम्मद शाह थर्ड के समय में महमूद गवां एक बहुत ही योग्य प्रधानमंत्री हुआ, जिसे मलिक तुजार और ख्वाजा जहां की उपाधि दी जाती है। मलिक तुजार और ख्वाजा जहां की उपाधि इसको दी गई थी। इसने बीदर में एक पुस्तकालय का भी निर्माण करवाया है, बीदर में एक पुस्तकालय का भी निर्माण करवाता है। यह भी आपसे पूछा जाएगा कि बीदर में एक पुस्तकालय का निर्माण किसने कराया था? तो इसी ने कराया था। इसने दुनिया के मिस्र के साथ, तुर्की के साथ बहुत से पत्र व्यवहार किए थे और उन पत्र व्यवहारों का जो संकलन है उसको रियाजुल इंशा कहते हैं। यानी इस महमूद गवां ने इस प्रकार से तुर्की के साथ, मिस्र के साथ, ये इस्लामिक देशों के साथ जो पत्र व्यवहार किया था, तो पत्र व्यवहार, तो जो पत्रों का संकलन है, उस पत्रों के संकलन को रियाजुल इंशा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो रियाजुल इंशा कहा जाता है। यह भी प्रश्न आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इस तरह के प्रश्न कहीं ना कहीं आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बनते रहते हैं और आप लोगों को कहीं ना कहीं इनके साथ जुड़ते रहना है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है? किस सुल्तान को दक्षिण का नीरो या जालिम कहा जाता है? ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि किस सुल्तान को दक्षिण का नीरो या जालिम कहते हैं। ये भी थोड़ा सा बता दीजिए किसे कहते हैं, मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम है। दक्षिण का जालिम, देखिए इसमें एक व्यक्ति का नाम देखिए, अहमद शाह। यहां पर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा उदार टाइप का व्यक्ति है,
ये थोड़ा सा सूफी विचारधारा का व्यक्ति है। इसको वली या संत अहमद कहा गया है, वली या संत अहमद। पहला क्वेश्चन इस पर बनेगा। बहमनी साम्राज्य की अभी तक कैपिटल गुलबर्गा थी। बहमनी साम्राज्य की कैपिटल क्या थी? गुलबर्गा। तो यहां पर आता है इसने गुलबर्गा से राजधानी कहां बदल दिया? बीदर में। यानी गुलबर्गा की जगह राजधानी क्या बना दिया? बीदर में बना दिया। दूसरा क्वेश्चन बन गया, यहां पर अहमद शाह क्यों उदार बन गया है? क्योंकि उस समय दक्षिण भारत में एक बहुत बड़े सूफी संत हुए और उनके साथ इसका संपर्क था, जिसका नाम क्या था? क्या नाम है उनका सूफी संत का? सूफी संत गेसुदराज। ध्यान रखना, सूफी संत गेसुदराज के साथ। तो सूफी संत गेसुदराज के साथ इसका संपर्क है। और ये ध्यान रखना, तो ये चिश्ती संप्रदाय के हैं, ये ध्यान रखना चिश्ती संप्रदाय के हैं। कभी प्रश्न आ जाता है तो एक चीज आपको बता दूं, जब एमबीटी राजधानी परिवर्तन करते हैं, और राजधानी जब परिवर्तन करते हैं, क्योंकि एक चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, परिवर्तन करते हैं, तो उस समय दिल्ली से इन्होंने दौलताबाद राजधानी परिवर्तन किया। तो यहां दिल्ली से जितने भी विद्वान थे इनको यहां लेकर गए। तो इसी में एक सूफी संत भी दिल्ली से दौलताबाद जाएंगे, जिनका नाम है शेख बुरहानुद्दीन गरीब, जो चिश्ती संप्रदाय के थे। शेख बुरहानुद्दीन गरीब। ये शेख बुरहानुद्दीन गरीब कुल मिला के यानी कि दक्षिण भारत जाते हैं, जिन्होंने दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किया है। शेख बुरहानुद्दीन गरीब की खानका कहां पर है? तो दौलताबाद में है। और उसके पश्चात सैयद मोहम्मद गेसुदराज, सैयद मोहम्मद, सूफी संत सैयद मोहम्मद गेसुदराज है, सैयद मोहम्मद गेसुदराज इनका पूरा नाम है, गेसुदराज, सैयद मोहम्मद गेसुदराज, जिनकी खानका कहां पर है? तो इनकी खानका कुलना के बीदर में। ये ध्यान रख लेना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इस प्रकार से यहां पर जो है वो दौलताबाद में बस गए हुए हैं, और ये गुलबर्गा में। गेसुदराज कहां बसे हुए हैं? तो गुलबर्गा में बसे हैं। अब एक चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखना जो क्वेश्चन में बताना चाहता हूं, शेख सूफी संत जो सैयद मोहम्मद गेसुदराज थे, इनको बंदा नवाज भी कहा जाता है, बंदा नवाज भी कहा जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। क्लियर है? इसके बाद आता है किस सुल्तान को दक्षिण का नीरो या जालिम, यानी कुल मिला के ये कहा जाता है हुमायूं को। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि दक्षिण का नीरो या जालिम किसको कहते हैं? तो हुमायूं को कहते हैं। इस प्रकार के प्रश्न भी याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन ये चीजें मैंने आपको बता दिया जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। आगे बढ़ जाते हैं। किसे बड़शाह अर्थात महान सुल्तान कहा जाता है? यानी यह कह रहा है कि किसे बड़शाह या महान सुल्तान कहते हैं। जल्दी से बता दीजिए, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि किसे बड़शाह या महान सुल्तान कहते हैं, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। ये थोड़ा सा आप लोग बता दीजिए। यहाँ पर प्रश्न बनेगा मेरे भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, अगर इसमें हर्ष को देखते हैं, जैसे अपन ने दक्षिण का नीरो किसे कहा? तो हुमायूं को कहा। ये हर्ष को कश्मीर का नीरो कहते हैं। हर्ष को क्या कहते हैं? कश्मीर का नीरो। बड़ा ही अत्याचारी स्वभाव का है, मतलब जो एक तरह से अत्याचारी स्वभाव का होता है ना, अत्याचारी स्वभाव का है। अपनी ही जनता पर बड़े पैमाने पर टैक्स लेता है, मंदिरों के ऊपर नाना प्रकार का टैक्स लगा देता है, मंदिरों को लूटना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से इसके इन अत्याचारपूर्ण कार्यों से त्रस्त होकर, यानी हर्ष के अत्याचारपूर्ण कार्यों से त्रस्त होकर इसके समय में उज्जल यानी उज्जल और सुसल नामक दो भाइयों ने, उज्जल और सुसल नामक दो भाइयों ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। और दोनों भाइयों ने जब विद्रोह करके कुलमा के क्या किया? हर्ष को मार दिया। यानी कश्मीर का जो शासक कुलमा के हर्ष है, विद्रोह करके इसको मार दिया जाता है। और ध्यान रखना, इसी हर्ष के दरबार में, ध्यान रखना, हर्ष के दरबार में कौन रहता है? तो इसी हर्ष के दरबार में कल्हण रहता है, जो राजतरंगिणी की रचना करता है। और ध्यान रखना, इस तरीके से मैंने अभी कहा है कि हर्ष जो है, हर्ष के दरबार में कल्हण रहता है, और कल्हण इसकी सभी बुराइयों की चर्चा करता है। इसे जालिम तक कहता है,
इसको ध्यान रखना। इस तरीके से यहां पर जो मेन क्वेश्चन है कि किसे बड़शाह या महान सुल्तान, या कह सकते हैं कि एक तरह से कश्मीर का अकबर भी कह सकते हैं, कश्मीर का अकबर, यानी बहुत ही उदार किस्म का व्यक्ति था। इसे कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी भी कहते हैं। किसको कहते हैं? अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण पॉलिसी के कारण तो उस व्यक्ति का नाम है जैनुल आबदीन। यानी ये धार्मिक दृष्टि से अत्याचारी है, अपने ही धर्म के लोगों पर भयानक अत्याचार करता है, और कल्हड़ इसका आश्रित कवि है। इसके कारण से इसको उज्जवल और सुसल ने इसको कुल मिला के घेर के मार दिया। लेकिन मैंने जो आपसे बताया है कि कहीं न कहीं जैनुल आबदीन जो बहुत ही उदार किस्म का व्यक्ति है, इसे बड़शाह या महान सुल्तान या कश्मीर का अकबर या कश्मीर का कुल मिला के अलाउद्दीन खिलजी भी कहते हैं। ये जैनुल आबदीन ध्यान रखिएगा एक कुतुब उपनाम से कविताएं भी किया करता था। किस नाम से? तो कुतुब उपनाम से। जैनुल आबदीन जो था ये कुतुब उपनाम से फारसी में कविताएं करता था। किस में करता था? फारसी में कविताएं करता था। यह भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ये अपने पुत्रों के आचरण से बहुत दुखी था, इसीलिए इसने शिकायतनामा एक ग्रंथ लिखा है। शिकायतनामा एक ग्रंथ लिखा है, यह भी आपसे पूछा जाएगा। किसने? जैनुल आबदीन ने। इसने कश्मीर में, ये ध्यान रखना, अपने राज्य में कश्मीर में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। जजिया कर को समाप्त कर दिया है, यह भी आपसे पूछा जाएगा। इन्हीं अकबर से पहले अगर जजिया कर को समाप्त करने वाले शासक हैं तो भारत में सबसे पहले जजिया कर को समाप्त करने वाला बहमनी साम्राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन हसन बहमन शाह है। उसके बाद कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन ने इस तरह से जजिया कर को समाप्त किया था। तो यहां पर कहीं ना कहीं ए ऑप्शन सही होगा। और आगे बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देखा जाए तो ये कहता है कि बारबोसा ने किस शासक को विश्व पुरुष कहा है, यानी बारबोसा की बात कर रही है। तो यहां पर ध्यान रखना, गुजरात का एक शासक होगा महमूद बेगड़ा, और महमूद बेगड़ा को कुल मिला के इस नाम से जाना जाता है। महमूद बेगड़ा को कुल मिला के ध्यान रखना, इस तरह से विश्व पुरुष कहते हैं कि बचपन से ही कोई विष का सेवन करता था, जिसके कारण से इसके शरीर पर कोई मक्खी बैठती थी तो काटती थी, तो फूल के स्वयं मर जाती थी। तो इस प्रकार से महमूद बेगड़ा को एक और भी शब्द से जाना जाता है, इसको जरबख्श भी कहा जाता है। ये थोड़ा सा कामुक नेचर का था, जरबख्श भी कहते हैं। इसको पेटू भी कहा जाता है, खाने पर बहुत ज्यादा फोकस करता था। लेकिन गुजरात का एक महान सम्राट महमूद बेगड़ा है, ये भी आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। और आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर प्रश्न फिर देखा जाता है, ये क्या कहता है कि इबादत खाना ने अकबर को यश के बदले अपयश ही दिया है। यानी एक व्यक्ति कहता है कि जो इबादत खाना है उसने अकबर को यश के बदले अपयश दिया। इबादत खाना, अब यहां पर क्वेश्चन बनेगा कहीं ना कहीं 1575 में, कहां पर? अकबर फतेहपुर सीकरी में अपनी राजधानी बनाते हैं। तो फतेहपुर सीकरी में उन्होंने इबादत खाने की स्थापना किया है। बहुत अच्छी बात है। वो क्यों लेकर आना चाहते हैं? सभी धर्मों के विचारों को सुनकर, यानी धार्मिक सामंजस्य के दृष्टिकोण से, धार्मिक सामंजस्य के दृष्टिकोण से वो सभी धर्मों की बातों को सुनना चाहते हैं। इसलिए धार्मिक सहिष्णुता या सुलह कुल की नीति के सिद्धांत को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। ये सुलह कुल की नीति का ही कुल मिला के एक पक्ष है, ये भी कह सकते हैं। यहां पर क्या होता है, शुरुआत में अगर देखा जाए तो सिर्फ मुस्लिम विद्वानों को ही इसमें आश्रय दिया जाता था। लेकिन 1578 के पश्चात 1578 में सभी धर्म के लोगों को कॉल किया गया, यानी सभी धर्म के लोग कुल मिला के कहीं कि 1578 से जाने लगे। और आपको बताना चाहता हूं, इसमें हिंदुओं की बात अगर आती है तो हिंदुओं में देवी और पुरुषोत्तम जाते हैं। कौन जाते हैं? तो देवी और पुरुषोत्तम को हिंदुओं में बुलाया जा रहा है। अगर हम यहां पर बात कर लेते हैं तो कहीं कि ईसाइयों में बात करते हैं, तो ईसाइयों में इस बात को ध्यान रखना, एका विवाह को बुलाया जा रहा है। और किसको बुलाया जा रहा है? मानसरेत को बुलाया जा रहा है। तो एका विवाह और मानसरेत जा रहे हैं। और अगर बात कर लेते हैं तो पारसियों में कौन जा रहा है? तो पारसियों में इस प्रकार से दस्तूर जी मेहर जी राणा जा रहे हैं। तो दस्तूर जी मेहर जी राणा भी कुल मिला के गए हैं। इसी प्रकार से जैनियों में जाते हैं तो जैनियों में बहुत से विद्वान गए, जिसमें जिन प्रभा सूरी की
जिनचंद सूरी की बात कर सकते हैं तो जिनचंद्र सूरी जाते हैं। इसी प्रकार से हरि विजय सूरी की बात आती है तो हरि विजय सूरी को कहीं कि अकबर ने जगत गुरु कहा है। क्या कहा है? जगत गुरु। यानी हरि विजय सूरी को जगत गुरु कहा है और जिनचंद सूरी को युग प्रधान कहा है। मेरा कहने का मतलब है कि सभी धर्म के लोगों में सामंजस्य और सुलह कुल की भावना से उत्प्रोत होकर अकबर ने कुल मिला के 1575 में इबादत खाने की स्थापना की। लेकिन 1578 में वो सभी धर्मों को बुलाता है, लेकिन आपस में धार्मिक वाद विवाद इतना बढ़ जाता था कि वहां बहुत माहौल खराब हो जाता था। अकबर इस घटना से दुखी हो जाता है और बाद में वो इबादत खाने को बंद कर देता है। एक प्रश्न बनेगा कि इस इबादत खाने में कौन नहीं गया था? तो बौद्ध विद्वान नहीं गए थे। प्रश्न आता है कि कौन नहीं गया था? तो बौद्ध विद्वान नहीं गए थे। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन कहता है इबादत खाना ने अकबर को यश के बदले अपयश दिया। ये बात आरपी त्रिपाठी कहते हैं। कौन कहते हैं? यह बात आरपी त्रिपाठी कहते हैं। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्लियर है मेरे बच्चे? चलिए देखिए, आप लोग थोड़ा सा कहीं ना कहीं, मैं बार बार कहता रहता हूं कि आप लोग अपने ग्रुपों में थोड़ा डाला करें इन चीज़ों को। जैसे जैसे कोरोना की चीज़ें बढ़ेंगी तो निश्चित रूप से कुछ अच्छा ही होगा, ये मेरा कहने का मतलब है। आरपी त्रिपाठी, अगर हम लोग यहाँ पर और बात कर लेते हैं तो यहाँ पर फिर प्रश्न कह रहा है कि औरंगजेब ने किस पुत्री को विद्रोही पुत्र अकबर की मदद करने के कारण जेल में डाल दिया था? यहां पर कुलना के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जेबू निसा को डाला है, कि मेहरू निसा को डाला है, कि जीनत उन निसा को डाला है, किसको जेल में डाल दिया है, ये आपसे पूछा जा सकता है। यहां पर जल्दी से प्रश्न का जवाब देते जाइए कि किसे जेल में डाल दिया था। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है इस क्वेश्चन का, आप लोगों को बताना पड़ेगा। जल्दी से प्रश्न का जवाब देते जाइए, ये अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ पर बहुत अच्छी बात है, अकबर ने क्या किया था? जेबू निसा, इसने अपने भाई से पत्र व्यवहार किया था जिसके कारण से इसे जेल में डाल दिया जाता है। सलीमगढ़ के जेल में, वहीं बेचारी मर गई। यानी सलीमगढ़ के जेल में इस बेचारी को कहीं न कहीं जेल में डाल दिया जाता है। यह मखवी उपनाम से कविताएं भी लिखा करती थी। किस नाम से? यह मखवी उपनाम से कविताएं भी लिखा करती थी। यह भी आपसे पूछा जाएगा। यहां पर जेबू निसा ने दिल्ली में कुल मिला के बैतुल उल उलूम नामक पुस्तकालय की स्थापना भी की थी। यह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो दिल्ली में कुल मिला के कहने की बैतुल, यानी जेबू निसा ने दिल्ली में बैतुल उल उलूम नामक कुल मिला के पुस्तकालय की स्थापना भी किया है। यह भी आपसे पूछा जा सकता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो मेरा कहने का मतलब है कि यहां पर जेबू निसा का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। 1702 में जेबू निसा वहीं पर जेल में इसकी डेथ हो जाती है। यह भी आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो यहां पर कुल मिला के हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं। यह क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतवर्ष की साहित्यिक राजधानी कहां पर थी? अगर हम प्रश्न करते हैं कि भारतवर्ष की साहित्यिक राजधानी की बात कर रहा है तो आप परमारों की राजधानी धारा में चले जाइए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर धारा में जब जाते हैं तो यहां पर भोज परमार की बात कर सकते हैं। और भोज परमार अपने आप में बहुत बड़े विद्वान कहीं न कहीं शासक हुए हैं। कौन हुए हैं? तो भोज परमार एक बहुत बड़े विद्वान शासक हुए। और इन्हीं के समय में जो धार थी या जो धारा थी वो भारत में एक तरह से कौन सी कैपिटल बन गई? तो साहित्यिक राजधानी के रूप में स्थापित हो जाती है। भोज परमार, मैंने अभी कहा कि बहुत बड़े विद्वान थे। यहां पर अबुल फजल कहता है, अबुल फजल जो अकबर के समय में है, अबुल फजल कहता है कि भोज परमार के दरबार में 500 से अधिक विद्वान रहा करते थे। भोज परमार स्वयं भी बहुत बड़े विद्वान हुआ करते थे, जिनको कविराज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कविराज कहा जाता है। इन्होंने सम्रांगण सूत्रधार की रचना भी किया है। किसकी? सम्रांगण सूत्रधार की रचना भी करते हैं। यह भी आपसे पूछा जा सकता है। इन्होंने युक्ति कल्पतरु की रचना किया है। युक्ति
कल्पत्रु की रचना किया है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। इन्होंने आयुर्वेद सर्वस्व की रचना किया है, बहुत से ग्रंथ है आयुर्वेद सर्वस्व की रचना ये कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब कि भोज परमार अपने युग के इतने बड़े विद्वान थे कि जब इनकी मृत्यु होती है तो एक नारा चले, एक लाइन चली हुई कि अद्य धारा निराधारा। अब धारा निराधार हो गई, अर्ध धारा निराधारा, निरालंबा सरस्वती, निरालंबा सरस्वती, यानी आज एक तरह से सरस्वती भी निरालंब हो गई और धारा भी निराधार हो गई, यानी एक तरह से आज विद्या और विद्वान दोनों निराश्रित हो गए। ये भोज परमार से निकल कर आता है। और ध्यान रखना, इन्होंने ही अपनी धारा में क्या बनवाया था, जो आज भोजशाला विवाद है, इन्होंने ही यहां पर एक संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी, जिसमें वाग देवी यानी सरस्वती देवी, वाग देवी की प्रतिमा को लगाया था। तो इस प्रकार से कहें कि धारा जो है एक साहित्यिक राजधानी है। अगर कांची की बात करते हैं तो कांची पल्लवों के समय का, यानी यहां पर पल्लवों के समय में शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र रहा है। मदुरा जो थी ये पांड्यों की राजधानी थी। मदुरा किसकी राजधानी है? पांड्यों की राजधानी है। और आपको मालूम होना चाहिए इसी मदुरा में कुल मिला के संगम सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। किसकी? संगम सम्मेलन का आयोजन करेंगे, यह भी आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन इसमें बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद और आगे बढ़ जाते हैं। यह क्वेश्चन क्या कहता है, इसको थोड़ा सा देखा जाए कि किस पाल शासक के समय में केवर्तों का विद्रोह होता है। केवर्त लोग कुल मिला के जनजाति थे, ट्राइब्स थे। और यहां पर प्रश्न आता है, पाल शासक की बात करता है तो महिपाल सेकंड के समय में, एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, महिपाल सेकंड के समय में दिव्य लोक ने, यहां आएगा दिव्य लोक ने विद्रोह कर दिया। एक केवर्त है और कहीं ना कहीं महिपाल सेकंड की हत्या कर देता है। इसी प्रकार से अगर देखते हैं तो रामपाल के समय में भी केवर्तों का विद्रोह होता है और रामपाल के समय में भीम ने कुल मिला के, ऑप्शन यहां पर महिपाल सेकंड ही लगाइएगा, लेकिन रामपाल के समय में केवर्त, भीम केवर्त ने विद्रोह किया है, लेकिन भीम केवर्त पराजित हो जाता है। और रामपाल के दरबार में ही ध्यान रखना संध्याकर नंदी रहा करते। क्वेश्चन आता है कई बार, तो संध्याकर नंदी जो रहते हैं, इन्हीं रामपाल के ऊपर संध्याकर नंदी ने रामपाल चरित की रचना की है। किसकी रचना की है? तो रामपाल चरित की रचना की है। यह भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। पाल वंश का सबसे महान सम्राट अगर आता है तो कुल मिला के देवपाल हैं, जिनकी जानकारी हमको बादल स्तंभ लेख से मिलती है। बादल स्तंभ लेख से मिलती है। इसी प्रकार से कुल मिला के इनके मुंगेर लेख से भी मिलती है, यह भी थोड़ा सा ध्यान रखना। और बादल स्तंभ लेख में ऐसा आता है कि कुल मिला के कहने के बंगाल के शासक देवपाल ने इस प्रकार से उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक के क्षेत्रों को पूरी तरह से विजित कर लिया था। यानी इस वंश का सबसे महान सम्राट देवपाल है। देवपाल के ही शासन काल में जावा सुमात्रा के शासक बालपुत्र देव ने, जो शैलेंद्र वंशी शासक हैं, उन्होंने नालंदा में महाविहार बनवाने की अनुमति मांगी थी। प्रश्न कई बार पूछा गया है कि देवपाल के शासन काल में ही यह क्वेश्चन आता है कि बालपुत्र यानी शैलेंद्र वंशी शासक, शैलेंद्र वंशी शासक, इस प्रकार से शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव ने, किसने? बालपुत्र देव ने इस प्रकार से क्या अनुमति मांगी थी? नालंदा में बिहार बनाने की अनुमति बनानी थी, बिहार बनाने की अनुमति, और दे दी गई थी। यानी इसने दे दिया था देवपाल ने अनुमति ही नहीं दी, अपने 5 गांव का राजस्व भी इस प्रकार से इस बिहार के रखरखाव के लिए दे दिया था। तो इस तरह के प्रश्न ध्यान रखना, प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं ये कि किस तरह से पालों का शासन काल बड़ा महत्वपूर्ण रहा है, ये बुद्धिस्ट रहे हैं। और विशेष रूप से अगर देखा जाए तो यहां पर ये वज्रयान, इनके यहां वज्रयान यानी कहने के बुद्धिस्टों का जो तीसरा संप्रदाय है ना, जो तंत्र मार्गी था, वज्रयान का इस समय बोलबाला ज्यादा था। क्योंकि पाल शासक धर्मपाल के शासन काल में जब विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना होगी तो विक्रमशिला जो है वो कहने की क्या है, विक्रमशिला वज्रयानियों का बहुत बड़ा केंद्र है। विक्रमशिला एक तरह से भागलपुर में गंगा और कोसी नदियों के संगम पर था। किस नंबर? तो गंगा और कोसी नदियों के संगम पर था, इसीलिए इसको शिला संगम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसको
शिला संगम भी कुल मिला के कहीं न कहीं कहा जाता है विक्रमशिला को। यह भी प्रश्न आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। इसके बाद अगर आगे बढ़ जाते हैं, त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत में कौन शामिल नहीं था? मैं कई बार इस क्वेश्चन को पढ़ा चुका हूं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये त्रिपक्षीय संघर्ष। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अगर हम लोग यहां पर थोड़ा सा हल्का सा समझ जाएंगे ना, तो अपने आप बहुत सी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। कहीं कि हर्षवर्धन की सबसे बड़ी जो उपलब्धि रही है वो यह रही है कि उसने पाटलिपुत्र जो कई सौ वर्षों से भारत की राजनीतिक सत्ता का केंद्र रहा करता था, उसको ट्रांसफर करके वो कन्नौज में ले आया। कहां पर ले आया? कन्नौज में ले आया। यानी हर्षवर्धन के समय में कन्नौज का सबसे ज्यादा महत्व है और कन्नौज का महत्व इतना बढ़ गया कि इस कन्नौज को महोदय श्री कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? महोदय श्री कहा जाता है। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना कि कन्नौज में हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात अब कमजोर लोग गद्दी पर बैठने लग गए और जब कमजोर लोग गद्दी पर बैठते हैं तो इस समय कन्नौज में आयुध वंश के लोग शासन करते हैं जो बहुत ही कमजोर है। इसमें दो भाई हैं, दोनों में संघर्ष चल रहा है। एक का नाम है इंद्रायुध है और दूसरे का नाम है चक्रायुध। तो जब कुल मिला के एक तरह से ध्यान रख लेना, कन्नौज क्या है? भारत की राजनीतिक सत्ता का केंद्र है और उस पर कमजोर लोग गद्दी पर बैठे हैं। दूसरी बात को कुल मिला के यहां पर तीन दिशाओं में तीन बड़ी शक्तियां बैठ गई हैं। यहां पर बंगाल की बात अगर करते हैं तो बंगाल में यहां पर धर्मपाल शासन कर रहा है। इसी प्रकार से अगर यहां पर मालवा और गुजरात की बात करते हैं तो यहां पर वत्सराज शासन कर रहा है और कुल मिला के किस वंश का है? तो प्रतिहार वंश का है। इसी प्रकार से अगर हम यहां पर दक्षिण भारत की बात कर लेते हैं तो इस दक्षिण भारत में अगर बात करते हैं तो यहां पर राष्ट्रकूट शासन कर रहे हैं और राष्ट्रकूटों का शासक कुल मिला के ध्रुव यहां पर गद्दी पर बैठा है। तो ये तीनों शक्तियों को लगा कि क्यों नहीं कन्नौज पर हम आधिपत्य स्थापित कर लें, क्योंकि ये तो कमजोर है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि त्रिपक्षीय संघर्ष का सबसे बड़ा कारण यह है कि चूंकि कन्नौज भारत की राजनीतिक सत्ता का केंद्र था, जो भी शासक यहां बनेगा चक्रवर्ती सम्राट के कुल मिला के कहीं ना कहीं उपाधि से या कह सकते हैं कि चक्रवर्ती सम्राट की संकल्पना को साकार करेगा। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि इसका कारण आर्थिक भी है। राजधानी होने के कारण आर्थिक प्रभाव तो इसका रहेगा ही, क्योंकि ये उत्तरापथ जाने वाले मार्ग पर पड़ता था। जिस उत्तरापथ के कंसेप्ट को चाणक्य लेकर आए थे, यह उत्तरापथ जो पाटलिपुत्र से लेकर तक्षशिला तक जाता था, बाद में कहीं ना कहीं ताम्रलिप्ति बंदरगाह से चला तक पहुंच जाता है। यानी यह उत्तरापथ का इतना बड़ा महत्व है कि यह पूर्वी एशिया को पश्चिमी एशिया के साथ कनेक्ट किया करता था। इसीलिए शेरशाह सूरी ने इस मार्ग के महत्व को समझा, इसको सड़क ए आजम कहा और बाद में ऑकलैंड ने इसको जीटी रोड कहा है। तो ये उत्तरापथ वाले मार्ग पर भी पड़ रहा है। यानी इसका राजनीतिक महत्व भी है, आर्थिक महत्व भी है और इसीलिए भारत की तीनों शक्तियां आपस में यहां पर भाग्य आजमाने लगती हैं। और शुरुआत अगर कहीं प्रश्न आता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत तो वत्सराज ने किया है, यह भी थोड़ा सा ध्यान रखना। यहां पर प्रश्न आता है, तीनों शक्तियां लड़ेंगी, निश्चित रूप से लड़ेंगी। यहां तक कि कुल मिला के सफलता तो इन राष्ट्रकूटों को ही मिलती है, लेकिन दक्षिण से उत्तर भारत पर कंट्रोल करना मुश्किल था क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था नहीं थी। जैसे आप उत्तर से दक्षिण पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि शक्तियां तीनों लड़ती हैं, लेकिन अंतिम सफलता अगर आता है कि अंतिम सफलता किसको मिलती है, तो अंतिम सफलता प्रतिहारों को मिलती है। किसको? गुर्जर प्रतिहारों को मिलती है। और यह ध्यान रखना, यह संघर्ष लगभग 200 वर्ष तक चलता है, 200 वर्ष तक चलता है और अंततः नागभट्ट द्वितीय की बात करते हैं जो गुर्जर प्रतिहार हैं। नागभट्ट सेकंड के समय में इस कन्नौज को राजधानी बना लिया जाता है। यानी नागभट्ट सेकंड के समय में कन्नौज को राजधानी बनाया जाता है। तो यह कहता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत में कौन शामिल नहीं था, तो यहां पर ध्यान रखना, इस तरह से धर्मपाल शामिल है, वत्सराज शामिल है, राष्ट्रकूट शासक ध्रुव शामिल है, लेकिन ये दंती दुर्ग शामिल नहीं है। दंती दुर्ग निश्चित रूप से राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक हैं, लेकिन इनके समय में नहीं हुआ। ये ध्रुव, वत्सराज और धर्मपाल तीनों के समय में हो रहा है। तीनों ने शुरू किया था, बाद में चलता रहा। तो इस प्रकार से मेरी क्लासेज आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा चैनल को आप लोग जो है ग्रुपों में शेयर करिए और मैं यहीं पर अपनी बात को रखूंगा। डेली क्लास लेकर आऊंगा। यूजीसी नेट वालों को कुल मिला के बार बार मैं करता हूं, या टीचिंग के एग्जाम दे रहे हैं स्टेट टीचर्स का, क्वेश्चन यहीं से आएगा। ठीक है, आप सभी लोगों को नमस्कार।